दोस्तों कल के दिन मैंने आप लोगों से बात की थी कि मेरे चैनल पर व्यूज़ जो हैं बहुत ज़्यादा डाउन हैं। तो आप सब लोगों ने जो भी कमेंट्स किए हैं उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जो मुझे एक तरीके से मोटिवेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मैंने आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ा और पढ़कर मुझे अच्छा लगा। आप सब लोग मुझे सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उससे मुझे बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रेरणा मिल रही है कि मैं आगे बढ़ता रहूँ, काम करता रहूँ और अच्छे तरीके से जो एक सही स्टोरी टेलर होता है, जो बिना पक्षपात के कोई भी स्टोरी हो वो सुनाता है, ऐसे ही मैं सुनाता रहूं और आप लोगों का जो प्यार है ऐसे ही मिलता रहे। व्यूज़ का क्या है कि आज कम है तो कल बढ़ जाएंगे, लेकिन आप लोगों का जो सपोर्ट रहेगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द से जल्द हम लोग पुराने वाली जो लय थी, हमारे जो चैनल पर जो व्यूज़ आते थे उसी लय पे हम लोग पहुंच जाएंगे। तो आप लोगों से विनती सिर्फ इतनी ही है कि जो लोग भी देखते हैं, देखने के बाद में आप लोग कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें और एक प्यारा सा लाइक कर दिया करें और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दिया करें। और दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, वाकई में दोस्तों ये घटना अपने आप में एक कचोटने वाली घटना है। मन को कचोटती है ये घटना, क्योंकि इस घटना के अंदर यानी साल 2023 फरवरी के महीने में जब ये घटना घटी थी और लोगों तक जब इस घटना के बारे में सूचना मिली, लोगों तक ये बात पहुँची, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कातिल के प्रति भी सिंपैथी रख रहे थे, क्योंकि कातिल ने कत्ल करने के जो पीछे जो वजह बताई, वाकई में वो वजह ऐसे थी कि जिस वजह से लोग कातिल के प्रति भी संवेदनाएं रख रहे थे। तो दोस्तों आज की कहानी में आप लोग को पता चलेगा कि कातिल ने कत्ल क्यों किया और कत्ल करने के पीछे आखिर रीज़न क्या था, क्या तर्क उसने दिए। सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊँगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों आज की जो घटना, आज की जो क्राइम की कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी की शुरुआत होती है कौशाम्बी से। और दोस्तों कौशाम्बी में एक इलाका पड़ता है, आलमाबाद इलाका। और इस आलमाबाद इलाके के अंदर एक गरीब परिवार रहता है। इस गरीब परिवार में जो परिवार का मुखिया है, उस मुखिया का नाम नरेश, उसकी एक पत्नी है और इस नरेश की, इसके पूरे घर में एक संतान के नाम पर इसकी सिर्फ और सिर्फ एक लाडली बेटी है जिसका नाम निशा है। अब दोस्तों इसके घर में ना तो कोई बेटा था, सिर्फ एक बेटी थी। यानी इस परिवार का अगर चश्मो चिराग कोई था तो सिर्फ ये बेटी निशा थी। अब दोस्तों जो नरेश था ये अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था और नरेश का ये मानना था कि जो बेटी है अच्छे से पढ़ लिख जाए, क्योंकि जिस तरीके से गरीबी में हम लोग अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, उसकी बेटी इस गरीबी में अपनी ज़िंदगी ना बिताए। और इसीलिए जो पिता था ये अपना जो भी इसका काम रहता था उसमें दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करता, लगातार मेहनत करता, अपने काम के सिलसिले में लगातार घर से बाहर भी रहता और लगातार ओवर टाइम भी करता, जिससे कुछ अच्छे पैसे मिल सके। क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव था, एक ही मकसद था कि किसी भी तरीके से ये अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा प्रदान कर दे, क्योंकि उसका बेटा तो है नहीं। अगर बिटिया अच्छे तरीके से पढ़ लिख जाएगी तो इसी बिटिया से हमारा जो नाम होगा वो रोशन हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि घर के अंदर बेटा ही होना चाहिए। इसीलिए जो नरेश था ये दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करता है और अपनी बेटी को अच्छे से अच्छे स्कूल में ये पढ़ाना शुरू कर देता है। इधर जो नरेश की बेटी थी निशा, ये भी अपने पिता की मेहनत का बखूबी ध्यान रखती और बहुत ही मेहनत के साथ में अपनी शुरुआती पढ़ाई शुरू करती है। लेकिन दोस्तों जब ये अपनी शुरुआती पढ़ाई शुरू करती है तो उसके बाद में जो रिज़ल्ट आता है, इस रिज़ल्ट से मानो नरेश की जो खुशी होती है उसका ठिकाना नहीं रहता है। क्योंकि इसकी जो बिटिया के रिज़ल्ट आते हैं वो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आते हैं और बिटिया जो कि दिनों रात पढ़ाई करती थी और स्कूल में टॉप करती है। उसके बाद नरेश लगातार मेहनत करता और अपनी बिटिया की लगन और मेहनत देखकर वो समझ चुका था कि उसकी जो बिटिया है ये आगे चलकर उसके परिवार की गरीबी मिटा देगी। इसलिए ये अपनी बेटी से कहता है कि तुम बस पढ़ाई पे ध्यान दो और पैसों की तुम चिंता मत करना। नरेश जो था दिनों रात मेहनत करता, मजदूरी करता। उधर जो बिटिया थी निशा, इसका हाई स्कूल आ जाता है। हाई स्कूल में भी अच्छे से अच्छे स्कूल में इसको डालता है और उसके बाद में दोस्तों हाई स्कूल में भी इस निशा की बहुत अच्छी परसेंटेज आती है। जब हाई स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं, हाई स्कूल में बहुत अच्छे नंबरों से जब ये पास होती है तो नरेश की खुशी की तो मानो पंख लग चुके थे। इसलिए नरेश की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब ये इंटर की तैयारी करवाता है। अब दोस्तों जैसे ही 12th होता है और 12th के भी जो रिज़ल्ट आते हैं ये इतने ज़्यादा दमदार नंबर आते हैं निशा के, नरेश जो था बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसलिए ये अपनी बिटिया से कहता है कि बिटिया तुमने आज मेरी छाती फ़ख्र से चौड़ी कर दी है और तुम जिस तरीके से पढ़ाई कर रही हो तो मंजिल अब दूर नहीं है।
इसलिए अब कहता है कि बेटी अब तुम्हें ग्रेजुएशन करनी है, और मन ही मन में सोचता है कि अगर उसकी बेटी अब ग्रेजुएशन कर लेगी उसके बाद में अच्छी खासी नौकरी करेगी और उसके परिवार की जो गरीबी है ये गरीबी मिट सकती है। यानी इस पति पत्नी ने, नरेश और उसकी पत्नी ने जिस तरीके में अपनी ज़िंदगी काटी है उस तरीके से खासकर उसकी बिटिया तो इस तरीके की ज़िंदगी नहीं काटेगी। क्योंकि दोस्तों आमतौर पर आप लोग देखते हैं कि किसी भी गरीब परिवार के अंदर अगर कोई बेटा या फिर बेटी पढ़ लिख कर अगर अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाता है तो उसके परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है कम से कम उनके बच्चे, उनकी औलाद तो इस तरीके की ज़िंदगी नहीं गुजारेगी। इसीलिए जो नरेश था ये दिन रात मेहनत करता है और अपनी बच्ची जो कि हाई स्कूल और इंटर में टॉप कर चुकी थी, इसलिए एक अच्छे खासे स्कूल में, अच्छे खासे कॉलेज के अंदर इसका एडमिशन करवाता है। कहता है कि ग्रेजुएशन कर लेगी उसके बाद में नौकरी कर लेगी। अब दोस्तों जब ग्रेजुएशन के लिए इसका कॉलेज में एडमिशन कराया जाता है, अच्छा खासा कॉलेज होता है, फर्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट आता है ये रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उम्मीद से भी अच्छा होता है। अब नरेश की जो खुशी थी ये लगातार बढ़ती जा रही थी और बेटी के ऊपर जो फ़ख्र था ये लगातार उसका बढ़ता जा रहा था। उसके बाद में दोस्तों 1 साल और गुजरता है, सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आता है। अब जब सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आता है तो ये उससे भी अच्छा, यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर अब बीत चुका था और दोनों के जो रिजल्ट आए थे ये उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छे आए थे। नरेश और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब तीसरा साल आ जाता है और दोस्तों लास्ट ईयर की इसकी ग्रेजुएशन थी और इसी यानी कि जनवरी के महीने में जनवरी साल 2023 के महीने में इसका लास्ट ईयर का रिज़ल्ट आना था, लेकिन परिवार वाले रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ होता है कि 31 जनवरी साल 2023 को जो निशा थी अचानक से घर से कहीं गायब हो जाती है। अब जब निशा घर से गायब हो जाती है तो पहले तो इस बारे में नरेश की पत्नी यानी निशा की माँ को पता चलता है। अब जब निशा की माँ को पता चलता है तो पहले तो वो सोचती है कि शायद किसी के घर गई होगी, क्योंकि आमतौर पर वो जाती नहीं थी, क्योंकि आज रिजल्ट आ रहा था तो हो सकता है किसी फ्रेंड के यहाँ चली गई हो। इसलिए चोरी छुपे वो अपनी बेटी को ढूंढती रहती है। लेकिन जब ज़्यादा ही समय हो जाता है, जब इसकी चिंता ज़्यादा ही बढ़ जाती है, तो ये जो निशा की माँ थी ये अपने पति नरेश को बताती है और नरेश से कहती है कि बिटिया अभी तक घर नहीं आई है। उसके बाद में नरेश जब ये बात सुनता है तो नरेश की तो हवाइयाँ उड़ जाती हैं। नरेश पूरे गांव में पागलों की तरह अपनी बेटी निशा को ढूंढता है, लेकिन कहीं पर भी निशा का कोई पता नहीं होता है। अब दोस्तों जो नरेश था ये गाँव में तो अपनी बिटिया को ढूंढ चुका था, कहीं पर भी कोई पता नहीं। इसलिए जो 31 जनवरी वाला जो दिन होता है ये तो पूरा बीत जाता है। 1 फरवरी आ जाती है और 1 फरवरी वाले दिन जो नरेश था अपनी बेटी को उसके कॉलेज के जो भी दोस्त थे उन दोस्तों के घर पर जाकर या फिर उनसे फ़ोन कर सबसे पूछता है, लेकिन वहाँ पर भी कोई पता नहीं चलता है। दोस्तों होते करते 1 फरवरी वाला दिन भी गुजर जाता है। उसके बाद 2 फरवरी आ जाती है। अब जब 2 फरवरी आती है तो नरेश सारे रिश्तेदारों में अपनी बिटिया को ढूंढता है। उसके बाद में रिश्तेदारों में भी जब कोई खबर नहीं मिलती है और रिश्तेदारों से भी यही पता चलता है कि जो बिटिया है जिसका नाम निशा वो यहाँ पर नहीं आई है, तो उसके बाद में जो नरेश होता है और उसकी जो पत्नी होती है ये बेहद टूट जाते हैं और उसके बाद में ये घबराते हैं और घबराने के बाद में सीधा मजनपुर थाना पहुंचते हैं और मजनपुर थाना पहुंचने के बाद में कहते हैं कि साहब हमारी जो बिटिया है ये गायब है और अभी तक घर नहीं आई। हमने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, गांव में सब में ढूंढ लिया, लेकिन कहीं पर भी उस बिटिया का कोई पता नहीं है। साहब बड़ी एहसान होगा, साहब कुछ भी कर हमारी बिटिया को ढूंढ दीजिए, क्योंकि उस बिटिया के बिना हमारा रह पाना, जिंदा रह पाना बड़ा मुश्किल है। अब दोस्तों उसके बाद में पुलिस वाले तुरंत रिपोर्ट लिखते हैं और रिपोर्ट लिखने के बाद में सबसे पहले उस गांव में पहुंचते हैं जिस गांव से नरेश आया था। चूँकि दोस्तों लड़की निशा जिसकी उम्र लगभग 24 से 25 साल के आसपास रही होगी, तो पहले तो ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि लड़कियां अपने प्रेमी के साथ में कहीं चली जाती हैं, माता पिता को छोड़ जाती हैं, उसके बाद में माता पिता दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले जब इस एंगल पर तलाश शुरू करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि निशा का किसी के साथ में कोई प्रेम प्रसंग था, तो गांव के अंदर पुलिस वालों को सिर्फ एक ही बात पता चलती है कि निशा का ना तो किसी के साथ में कोई प्रेम प्रसंग था और ना तो वो किसी लड़के से उसकी दोस्ती थी। यानी जो प्रेम प्रसंग वाला जो एंगल था, पुलिस को इस एंगल से तो कुछ नहीं मिलता है। अब दूसरे एंगल पर पुलिस को ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि प्रेम प्रसंग वाला मामला है नहीं, लड़की गायब है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किडनैपिंग हो गई हो। लेकिन दोस्तों किडनैपिंग अगर होती है तो उसके लिए कम से कम किडनैपिंग करने वाले व्यक्ति के पास में कोई मोटिव होना चाहिए। पहल तो देखा जाता है कि किडनैपिंग किसी अमीर घर के बच्चे की करी जाती है जिसमें कुछ पैसों की फिरौती वगैरह मांग सके, लेकिन यहाँ पर तो वो भी नहीं था। नरेश जो था बेहद ही गरीब और मजदूर किस्म का आदमी था। इसलिए पुलिस वालों को लगता है कि हो सकता है कि दूसरा एंगल हो, किडनैपिंग हुई हो लेकिन पैसों के लिए ना सही, हो सकता है किसी पुरानी रंजिश या फिर किसी दुश्मनी की वजह से किडनैपिंग हुई हो। उसके बाद में पुलिस वाले थाने पहुँचते और थाने पहुंचने के बाद में इस नरेश को थाने बुलाते हैं जो उस लड़की का पिता था।
अब दोस्तों थाने बुलाने के बाद में नरेश से पूछा जाता है कि तुम्हारी किसी के साथ में कोई दुश्मनी, कोई रंजिश या फिर पैसों का कोई लेन देन ऐसा कुछ रहा हो, या फिर हाल फिलहाल में किसी से कोई झगड़ा हुआ हो। तो नरेश जो है वो पुलिस के सामने कहता है कि साहब मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ और मेरी भला किसी से क्या रंजिश रहेगी, मेरा भला किसी से क्या झगड़ा रहेगा, मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं हो पाता कि मैं किसी से लड़ सकूं, किसी से झगड़ा कर सकूं। मेहनत मजदूरी करता हूं, बस सुबह को अपने काम पर चला जाता हूं और शाम को घर लौट आता हूं। अब दोस्तों पुलिस वाले नरेश को घर भेज देते हैं, क्योंकि दुश्मनी और जो ऐसा कुछ हो, किसी से लेन देन या फिर किसी से कोई हाल फिलहाल में झगड़ा हुआ, ऐसी कोई चीज़ सामने दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए पुलिस वाले अब इस लड़की की तलाश शुरू करते हैं। और ये जो लड़की थी और इसके जो माता पिता थे, यानी माता पिता लगातार पुलिस के साथ में जाते, घरों घरों उस बच्ची को देखते। 3 तारीख को चूँकि ये रिपोर्ट लिखाई गई थी गुमशुदगी की, 3 गुजर जाती है, 4 गुजर जाती है, 5 गुजर जाती है, दोस्तों 6 तारीख तक गुजर जाती है। यानी 4 दिनों तक लगातार पुलिस वाले ढूंढते रहते हैं। पुलिस वाले थाने चले जाते हैं, माता पिता घर आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्ची का कहीं पर भी कोई पता नहीं चलता है। अब दोस्तों 3 से 6 तारीख गुजर चुकी थी, लेकिन उसके बाद में एक तारीख आती है 7 तारीख। 7 तारीख फरवरी का महीना, साल 2023। और दोस्तों 7 तारीख को पुलिस को ऐसा पता चलता है कि जो पास ही में एक नहर है, उस नहर के अंदर चूँकि पानी ख़त्म हो चुका है, उसके अंदर मिट्टी जो है वो दलदल बन चुकी है और उसी दलदल से एक जला हुआ किसी इंसानी अंग का, यानी एक तरीके से जो पैर होता है, वो बाहर दिखाई पड़ता है। अब दोस्तों जैसे ही एक लड़का उस इंसानी जले हुए पैर को देखता है, वो एकदम से घबरा जाता है, गांव में भागता है। और गांव में भागने के बाद में वो कहता है कि नहर के अंदर मुझे एक इंसानी पैर वहाँ पर मिला है जो जल गया है, यानी किसी ने उस जगह पर मुर्दा जलाया है। बड़ी हैरानी की बात है। अब जब गाँव के अंदर इस तरीके की बात होती है तो गाँव वाले भी दौड़े दौड़े भागे भागे उस जगह पर पहुँचते हैं, नहर पर। तो देखते क्या है कि बात तो सही है, नहर के अंदर दलदल से एक पैर दिखाई पड़ रहा है जो कि पूरी तरीके से जल चुका है। उसके बाद में चूंकि गांव वाले उस मामले को गंभीरता से लेते हैं, तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दें और पुलिस जो थी अपनी गाड़ी उठाती है, उस जगह पर पहुंचती है। तो देखती क्या है कि वाकई बात तो सही है, एक पैर है जो कि उस दलदल के अंदर है। इसलिए पुलिस वाले गाँव वालों से पूछते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कोई हादसा हुआ या फिर तुम्हारे घर गाँव के अंदर कोई व्यक्ति जिसकी डेथ हुई हो और उसके बाद में किसी ने मुर्दे को यहाँ पर जलाया हो। तो पता चलता है कि गांव के अंदर तो ऐसा कोई मामला हुआ नहीं, न तो किसी की हाल फिलहाल में कोई डेथ हुई और ना तो किसी ने नहर के अंदर मुर्दा जलाया है। अब उसके बाद में दोस्तों पुलिस वाले वापस से पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर जाने के बाद में किसी की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट हुई है देखते हैं। अब जैसे ही गुमशुदगी की किसी की रिपोर्ट लिखवाई गई है, ये सब कुछ चेक करते हैं, तो इसी बीच में निशा की जो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी, ये पुलिस को मिल जाती है। उसके बाद में पुलिस वाले तुरंत निशा के पिता नरेश को कॉल करते हैं। नरेश को कॉल करने के बाद में कहते हैं कि एक नहर से किसी का एक इंसानी पाँव दिखाई पड़ रहा है, यानी किसी जले हुए व्यक्ति का जो शव है वहाँ पर मिल रहा है। तो तुम आइए और शव को निकलवाते हैं और तुम उस शव की शनाख्त कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं वो जो शव है वो निशा का है। अब दोस्तों उसके बाद में नरेश जब ये बात सुनता है पुलिस की, वो भी दौड़ा दौड़ा भागा भागा उस जगह पर पहुँचता है। अब जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, उस डेड बॉडी को निकलवाती है, तो जो शव था वो शव के नाम पर, यानी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हड्डियाँ बची हुई थी। अब नरेश जो है वो उस शव को देखता है तो पहल तो पहचान नहीं पाता है, लेकिन दोस्तों वो जो शव था उस पर जो सीने का कुछ हिस्सा था जो हल्का फुल्का बचा हुआ था, उस पर कुछ टी शर्ट जो थी वो चिपक गई थी। तो उस टी शर्ट को देखने के बाद में नरेश जो होता है ये फूट फूट कर रोने लगता है और रोते हुए पुलिस से कहता है कि साहब ये कोई और नहीं बल्कि उसकी ही बिटिया है और उसकी बिटिया के साथ में ये किसने कर दिया। अब पुलिस जब इस तरीके की बात सुनती है कि उसी की बिटिया है, यानी एक लड़की जो पिछले 6-7 दिनों से जो गुम हो चुकी थी, और ये मामला जो था वो सीधा सीधा अपहरण से अब मर्डर की तरफ आ चुका था। पुलिस भी एकदम से सन्न रह जाती है कि उनके थाना इलाके में आकर इस तरीके का क्राइम कैसे हो गया। उसके बाद में पुलिस जो थी उस पूरे एरिया को सील करती है और सील करने के बाद में तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाती है, एम्बुलेंस को बुलाती है, डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और सीधा उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब दोस्तों पुलिस भी इस मामले में बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक्टिव हो चुकी थी और जितने भी संदिग्ध थे, जिन सब से इस निशा का कभी मिलना हुआ हो या फिर स्कूल के अंदर या फिर जहाँ जहाँ वो जाती थी, सारे ही लोगों को उठाती है और सारे ही लोगों को उठाने के बाद में पुलिस थाने लेके आती है और बारी बारी से सबसे पूछताछ करती है। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले इन सब लोगों से पूछताछ तो करते हैं, लेकिन किसी से भी कुछ ऐसा सुराग, कुछ ऐसा एविडेंस दिखाई नहीं पड़ता है कि जिससे पुलिस वालों को इस कत्ल के अंदर, जो कि ब्लाइंड मर्डर था, इसके अंदर कुछ खुल सके। अब पुलिस भी बड़ा परेशान थी, बड़ा हैरान थी कि आखिर एक लड़की का मर्डर किया गया, ना तो कातिल ने कोई सबूत छोड़ा है, ना ही कोई प्रूफ छोड़ा है। जितने ही संदिग्धों को उठाया गया है वहाँ से भी कोई ऐसा रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है।
अब दोस्तों पुलिस वाले बड़ा हैरान थे, क्योंकि एक मर्डर हुआ था, ना तो लड़की का किसी से कोई प्रेम प्रसंग, ना तो कुछ ऐसा मामला, ना तो कोई दुश्मनी का मामला। आखिर कत्ल हुआ है, लेकिन कातिल ने कोई भी सुराग नहीं छोड़ा है, ना तो किसी ने उस कत्ल करने वाले व्यक्ति को देखा है। अब दोस्तों इसी में पुलिस जो थी वो अपने सवालों के पीछे भागती रहती है, लेकिन पुलिस को कहीं से भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट आ जाती है, और दोस्तों उस पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट से ये जो ब्लाइंड मर्डर था एक तरफ से एक सिक्के की तरह पूरा जो केस था ये पलट जाता है। दरअसल दोस्तों जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये खुलासा होता है कि जो लड़की है, इस लड़की की गला दबाकर उसकी हत्या की गई है, और उसके बाद में इसके शव को तेज़ाब से गलाया गया है, और तेज़ाब से पूरी तरीके से जलाने के बाद में, गलाने के बाद में इसके शव को वहाँ पर फेंका गया है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक और चीज़ का खुलासा होता है, और वो ये होता है कि ये जो लड़की थी ये 1 महीने की गर्भवती थी। अब दोस्तों जब पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि लड़की 1 महीने की गर्भवती थी, इसलिए पुलिस वालों का जो शक होता है वो अब घर वालों के इर्द गिर्द घूमने लगता है। इसलिए पुलिस वाले लगातार उस नरेश और उसकी पत्नी से लगातार पूछताछ करते हैं। ये दोनों धाड़े मार मार कर रोने लगते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। 31 जनवरी साल 2023 की ये बात है कि जब लड़की गायब हुई थी, लेकिन जो रिपोर्ट लिखवाई गई वो 3 फरवरी साल 2023 को लिखवाई गई, यानी टोटल 4 दिन के बाद में ये रिपोर्ट लिखवाई गई। उसके बाद में पुलिस वाले इस पूरी वारदात का, यानी कि जो ऐसा हुआ क्यों, गैप क्यों किया, इस बारे में पुलिस वाले माता पिता से पूछते हैं। तो जो माता पिता होते हैं ये बताते हैं कि साहब हमने 3 से 4 दिन अपनी बेटी को रिश्तेदारों में, मिलने वालों में, हर जगह ढूंढा, इस मारे के चुपके से कहीं पर वो हमें मिल जाए, हम उसको वापस घर ले आएँ। अगर समाज में ये बात फैल गई तो बिटिया की शादी नहीं होगी, बड़ी बदनामी होगी। खैर पुलिस वालों को भी ये बात काफ़ी ज़्यादा कन्विंसिंग लगती है, इसलिए पुलिस वाले भी कुछ कहते नहीं हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले एक एंगल पर बहुत सोचते हैं, बहुत विचार करते हैं। दरअसल ये जो लड़की थी 1 महीने की गर्भवती थी, यानी प्रेग्नेंट थी, और इसकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट आने के बाद में घर वालों को ना तो कोई शौक लगता है, ना तो वो चौंकते हैं। यानी पुलिस वाले अंदाज़ा लगाते हैं कि ये घर वाले शायद ये मान के बैठे थे कि इनकी जो बिटिया है गर्भवती है या फिर गर्भवती होने वाली है। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि अगर ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो घर वाले कहते हैं नहीं ये खबर झूठी है, हमारी बेटी गर्भवती नहीं हो सकती, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर जो घर परिवार वाले लोग हैं, यानी माता पिता जो हैं, वो कुछ ज़्यादा शौक नहीं कर रहे हैं इस पर, यानी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में पुलिस वालों को जो शक था वो इसी पति पत्नी के ऊपर जाता है। उसके बाद में पुलिस वाले इनके सामने थोड़ी सी सख्ती दिखाते हैं, और जो दूसरे अंदाज में पुलिस वाले इनसे पूछताछ करते हैं, तो उसके बाद में ये दोनों पति पत्नी पुलिस वालों के सामने टूटते हैं। पहले तो फपक फपक कर रोते हैं, और रोने के बाद में जब चुप होते हैं, उसके बाद में जब इस पूरे केस से पर्दा उठाते हैं तो वाकई ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि मर्डर तो मर्डर है, लेकिन मर्डर क्यों किया, इसके पीछे जब ये लोग पर्दा उठाते हैं तो वाकई में हर कोई हैरान होता है, परेशान होता है। दरअसल दोस्तों 25 जनवरी साल 2023 जब निशा अपने कॉलेज से घर वापस आती है तो ये अपना बैग रखती है। अब दोस्तों चूँकि लंच बॉक्स ये लेके जाती थी, तो जो माँ थी ये बिटिया का लंच बॉक्स निकालने के लिए उसके बैग से उसके बैग की तलाशी करती है। अब जैसे ही उसके बैग के अंदर हाथ डालती है तो इसका जो हाथ था किसी प्लास्टिक की चीज़ से टकराता है। ये उस प्लास्टिक की चीज़ को बाहर निकालती है, और बाहर निकालने के बाद में जब देखती है तो देखती क्या है कि ये जो प्लास्टिक की चीज़ है ये कुछ और नहीं बल्कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने की जो किट होती है ये वही किट है। उसके बाद में ये जो माँ थी इसका गुस्सा साथ में आसमान पर चला जाता है। तुरंत ये अपनी बच्ची निशा को बुलाती है और उससे पूछती है ये क्या है। उसके बाद में जो निशा थी जब ये अपनी माँ के हाथ में उस प्रेगनेंसी किट को देखती है ये झुंझला जाती है, उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है, तरह तरह की बातें करने लगती है। अब जब जब माँ ये सवाल करती है ये प्रेगनेंसी किट किसकी है, जब जब ये निशा जो थी अपनी माँ के ऊपर गुस्सा करने लगती, झुंझला जाती है, यानी अब जो निशा की माँ थी ये समझ चुकी थी जो प्रेगनेंसी किट है ये किसी और की नहीं बल्कि निशा की ही है। उसके बाद में अपनी बिटिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र रखने लगती है और उसके साथ सोने लगती है, उसको कभी अकेला नहीं छोड़ती। और बीच बीच में ये अपनी बिटिया से कहती है कि अच्छा ठीक है जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये सारी चीज़ें गलत हैं और तुम इन सारी चीज़ों से छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे पिता को अगर पता चला तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। इसलिए अगर तुम प्रेग्नेंट हो भी गई हो तो हम तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलेंगे, अगर कुछ बच्चा वगैरह हुआ तो ऑपरेशन करा देंगे। लेकिन जैसे ही माँ इस तरीके की बातें निशा से कहती तो निशा किसी भी तरीके का जवाब देने से पहले ही अपनी माँ के साथ में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती। अब जब ये चीज़ें बर्दाश्त के बाहर लगातार होती रहती हैं, लगातार ये जो माँ थी लगातार निशा को समझाती रहती है। रात को उसके साथ जब सोती तो जब रात को ये सो जाती तो उसी समय में निशा फ़ोन से किसी से बात करती। बात की आवाज़ सुनकर निशा की जो माँ है ये उठ जाती।
अब लगातार जब ये चीज़ें चलती रहती हैं तो निशा की जो माँ थी ये सोच लेती है कि जो पानी है अब सर से ऊपर जा चुका है, इसलिए ये अपने पति नरेश को इस बारे में तफसील से बताती है। अब दोस्तों जब नरेश को इस बारे में पता चलता है तो उसका भी जो गुस्सा होता है ये साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। अब ये दोनों पति पत्नी यानी नरेश और उसकी पत्नी बिटिया निशा के पास पहुंचते हैं, उसे समझाते हैं, बुझाते हैं, लेकिन जो निशा थी ये भी एक तरीके से बात करने को तैयार नहीं थी, उन्हें उल्टे जवाब देती है। उसके बाद में नरेश अपनी बिटिया से कहता है कि चलो हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं और हॉस्पिटल चलने के बाद में हम लोग तुम्हारा टेस्ट कराएंगे, अगर तुम वाकई में प्रेग्नेंट होती हो तो जो बच्चा है वो हम गिरवा देंगे, ऑपरेशन करा देंगे, क्योंकि तुम्हारी शादी भी करनी है। क्योंकि नरेश अपनी बिटिया से बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसने उस बिटिया को बहुत ज़्यादा लाड़ और प्यार से पाला था। अब जब नरेश और उसकी पत्नी लगातार उस बच्ची निशा को समझाते हैं लेकिन निशा के दिमाग में एक भी बात नहीं आती है, वो तुरंत अपने कमरे में जाती है, कमरा बंद कर लेती है। अब कमरा बंद करने के बाद में शायद वो फिर से फ़ोन से बात करने लगती है, लेकिन इसी बीच में नरेश जो था वो इतना ज़्यादा आग बबूला हो जाता है, वो सोचता है कि अगर ये ज़िंदा रही तो ये हमारी बड़ी बदनामी करा देगी। उसके बाद में उसके गेट को जैसे तैसे खुलवाते हैं, उसके बाद में 3-4 थप्पड़ उसको मारे जाते हैं, उसके बाद में गला दबाकर उसकी वहीं पर हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद में अब ये लोग सोचते हैं कि कोई शव को ठिकाने लगाना है। अगर शव को ठिकाने नहीं लगाया और लोगों को पता चल गया तो वो लोग पूछेंगे कि हत्या क्यों की, तो फिर कैसे बताएंगे कि ये प्रेग्नेंट थी या फिर कुछ और था, बड़ी बदनामी हो जाएगी। अब चूँकि हत्या करने का तो इन्हें इतना गम नहीं था, लेकिन इन्हें सबसे ज़्यादा गम इस बात का था कि उनकी बच्ची प्रेग्नेंट है। अब उसकी हत्या कर चुके हैं। उसके बाद में नरेश अपने भाई को बुलाता है, भाई को सारी बात बताता है। उसके बाद में ये प्लान करते हैं और रात के समय में ये दलदल के किनारे उस निशा की डेड बॉडी को लेके जाते हैं और दलदल पर उस निशा की डेड बॉडी को डाला जाता है और वहाँ उसकी डेड बॉडी के ऊपर तेज़ाब को गिराया जाता है। बेसिकली वो एक बैटरी का पानी था और उसको इतनी देर तक गिराया जाता है कि जिससे उसका पूरा जो जिस्म था, जो फेस था, ये पूरी तरीके से उधड़ जाता है, जल जाता है। और उसके बाद में दलदल में ही उस शव को दबा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों रात के समय में चूँकि शव को वो अंदर दबाते हैं, लेकिन किसी तरीके से जो पाँव होता है वो पाँव बाहर आ जाता है। अब दोस्तों उसके बाद में ये लोग चले आते हैं। इन्होंने सोचा था कि किडनैपिंग का या फिर घर से भागने का ये मामला बन सकता है और पुलिस कौन से दलदल में घुस के देखेगी, ये मामला पूरा दफ़ा दफ़ा हो जाएगा। लोग सोचेंगे कि उनकी बच्ची भाग गई या फिर किडनैप हो गई। इसी वजह से ये लोग चले आते हैं। लेकिन उसके बाद में कोई व्यक्ति वहाँ पर पहुँचता है, उसको एक पैर दिखाई पड़ता है जो कि इंसानी पैर होता है। उसके बाद ये पूरा मामला फूटता है और उसके बाद पुलिस तक पहुँचता है। पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर देती है। दोस्तों ये जो बाप था नरेश, ये पूरी कहानी बताते हुए फपक फपक कर रो रहा होता है और ये कहता है कि ये आज भी अपनी बेटी से उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। अब दोस्तों आप लोग बताइएगा कि इस बाप ने जो किया, क्या इसके पास कोई और रास्ता नहीं था? अगर ये अपनी बिटिया से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता था तो इसके पास बहुत सारे रास्ते थे। आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं तो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर कमेंट्स पढ़ना बंद मत कीजिए, हालांकि शुरुआत में जो बातें बोलते हैं वो कम कर दीजिए और जो लोग कमेंट्स सुनना पसंद करेंगे वो बाद में सुन लेंगे, अदरवाइज़ कहानी सुनकर निकल जाएंगे। तो आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएँ। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कमेंट्स आए इसमें हरीश मोहन हैं, लिखते हैं आप हिम्मत मत हारिए सर, एक सुलझे हुए वक्ता हैं आप, बस ऐसे ही अच्छी तरीके से प्रकरण करते रहें, गॉड ब्लेस यू। तो भाई हरीश मोहन जी, आप मेरी हिम्मत बनाने वाले हो तो मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। उसके बाद में मनोज ब्लॉग हैं, लिखते हैं आप हिम्मत मत हारिए, हम आपके साथ हैं। भाई दिल से मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करना चाहूँ उतना कम है। उसके बाद में ये आगे लिखते हैं, बाकी आपका जो कहानी सुनाने का ये तरीका है ये बहुत अच्छा है और हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है। अंसारी असगर हैं, लिखते हैं हौसला रखें मलिक साहब। अंसारी असगर जी, आप अगर हौसला देने वाले हैं तो हम ज़रूर हौसला रखेंगे और आपका जो प्यार है ये लगातार हमारा हौसला बनाए रखता है। अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं सर नमस्कार सर जी, आज वाली जो कहानी है ये बहुत अच्छी थी और लोग कहानी जो थी लेंथ उसकी 30 मिनट की थी तो काफ़ी अच्छा भी लगा। तो अनुज गोदारा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंस अली जी हैं जो हार्ड बनाते हैं, भैया शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं लगे रहो हम तुम्हारे साथ हैं। रेनू सुनील त्यागी शहना बुलंदशहर से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आप शुरू दिन से मेरे साथ हैं। प्रिंस अली हैं, फिर से हार्ड बनाते हैं। उसके बाद में अगला कमेंट्स है, ये मेराज पाशा है, लिखते हैं मलिक साहब गम नहीं करें, अल्लाह पाक आपको तरक्की देगा, आप अपना काम लगातार करते चले जाएं। तो मेराज पाशा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तरीके से अपना प्यार दिखाने के लिए। बालेश्वर बिहारी जी हमारे काफ़ी पुराने व्यूवर्स हैं, लिखते हैं कहानी सुनाने के बाद सो जाता हूँ, कमेंट्स नहीं कर पाता हूँ या सुबह में करता हूँ, जैसा आपका अच्छा लगे सर जी। उसके बाद में विनोद उपाध्याय हैं, लिखते हैं शाबिल भाई नमस्कार, आप हिम्मत मत हारिए, आपकी कहानियाँ कहने का जो अंदाज़ है ये बहुत ही अच्छा है, एक दिन ज़रूर आप कामयाब होंगे, आप रियली एक बहुत ही अच्छे कहानीकार हैं, यकीन करिए। तो विनोद उपाध्याय जी, जितना शुक्रिया मैं आपका करना चाहूँ उतना कम है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर A.K. अग्निहोत्री प्रयागराज उत्तर प्रदेश से कहानी सुनते हैं। उसके बाद में अगला कमेंट्स जाहिद जी करते हैं नेपाल से,
लिखते हैं मलिक साहब इंशाअल्लाह जल्द ही व्यूज़ एंड व्यूवर्स दोनों बढ़ जाएंगे। तो भाई दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उसके बाद में बबलू हैं, लिखते हैं भाई आप 9 बजे वीडियो पोस्ट कीजिए। भाई मैं इसलिए करता हूँ 10 बजे ताकि सब लोग फ्री हो जाएं अपने काम से, इत्मीनान से मोबाइल साइड में रखकर हमारी कहानी सुने और किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस उनको ना हो। उसके बाद में सैयद साहिल हैं, लिखते हैं 8:30 बजे डाल दो। उसके बाद में बबलू हैं, लिखते हैं शहर में ठीक है लेकिन गांव वाले से सो जाते हैं। अच्छा, इनका कहने का मतलब है कि शहर में तो ठीक है लेकिन गांव वाले जो लोग होते हैं वो 10 बजे सो जाते हैं। आपने बात ठीक कही, लेकिन आप लोग 10 बजे ना देख पाएँ तो सुबह देख लिया करें। उसके बाद में मोहम्मद अख्तर हैं, लिखते हैं मलिक भाई इस समय जो है वो इलेक्शन का टाइम है और इसकी वजह से जो व्यूज़ हैं ये कम आ रहे हैं। हो सकता है भाई ये भी एक वजह हो। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है कुतुब पाकिस्तान है, लिखते हैं शॉर्ट स्टोरी हो 30 मिनट ज़्यादा है। तो भाई बहुत सारे लोग शॉर्ट स्टोरी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि लॉन्ग स्टोरी होती है तो थोड़ा समय भी उनको लगता है और जिस वजह से वो कहानी को अच्छी तरीके से समझ भी सकते हैं। उसके बाद में इस्लाम शेख है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, मैं मौदाहा ज़िला हमीरपुर से हूँ और मेरा नाम इस्लाम शेख है। तो भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में मेराज पाशा है, लिखते हैं मलिक साहब आपने अपनी वीडियो में हमारा नाम ज़रूर लेना। मैं मोहम्मद मेराज मुरादाबाद यूपी से कहानी सुनता हूँ। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये मनोज ब्लॉग है, सर आप वीडियोस को 8 बजे अपलोड कर दीजिए। और उस्मान सैफी 8 बजे वीडियो को अपलोड कर देते हैं और फॉलोवर उनके 3 मिलियन हो चुके हैं। तो उस्मान सर के साथ ही मेरा चैनल भी चलता था लेकिन मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, मेरा चैनल किसी वजह से डिमोनेटाइज हुआ और उसके बाद में मेरा चैनल पूरी तरीके से बंद हो गया और आज मैं नए सिरे से चैनल को शुरू कर रहा हूँ। तो 8 बजे मैं डालने का प्रयास करूँगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब मैं डालूँ तो उस समय ना तो किसी का वीडियो आए और आप लोग इत्मीनान से मेरी वीडियो को सुन लें। आफाक अहमद है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, छोटा वीडियो ही अच्छा रहता है, बाकी हमारे उस बस की तो है नहीं, बस इतना बड़ा वीडियो में देखें। तो भाई आपका मैं कहना चाहूँगा कि एक तरीके से शुक्रिया भी है। और उसके बाद में इन्होंने लिखा है वीडियो छोटा छोटा है, वीडियो सही रहता है, इतना बड़ा वीडियो सही नहीं है। तो बड़े वीडियो की यह है कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे, मैंने एक दिन पहले पोस्ट भी किया था कि बड़ा वीडियो बनाएं, छोटा तो आप लोगों ने कहा था कि बड़ा बनाओ। उसके बाद में फराज सिद्दीकी हैं, लिखते हैं डोंट वरी बेटा यू विल गेट मोर व्यूज़। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया फरजान सिद्दीकी जी। उसके बाद में बालेश्वर बिहारी हैं, मलिक साहब नमस्कार, कमेंट्स बंद ना करें, जो कमेंट्स करें उनका नाम लिया करें, कमेंट्स तो करते हैं लेकिन कभी कभी सो जाता हूं, सॉरी सर जी। सेंटर जिल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। आफाक अहमद हैं, लिखते हैं भाई अपना वीडियो तुम्हें देखता हूं यहाँ पर मुश्किल नहीं, अगर इतना बड़ा वीडियो रहता है तो फिर देखना मुश्किल होता है, कहानी थोड़ी सी होती है और आधा घंटा आप बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगा देते हैं। तो भाई मैंने क्या करा, मैंने अब कमेंट जो है शुरुआत में जो बातें थी वो बोलना बंद कर दी हैं, बस लास्ट में कमेंट पढ़ लेता हूँ, आप कहानी सुनकर भी जा सकते हैं। सुबोध कुमार जी हैं, लिखते हैं योर स्टोरी लेंथ इज शॉर्ट, इम्पैक्ट ऑफ रीडिंग कमेंट्स, माई सजेशन दैट यू आस्क सम क्विज एंड टेक द नेम दैट पर्सन हु हैज़ रिप्लाई करेक्ट आंसर। सुबोध कुमार बेसिक सिलीगुड़ी, ये आपने बहुत अच्छी बात करी और कल से मैं इसी चीज़ को अप्लाई करूँगा। सुबोध जी मैं ऐसा करूँगा कि जो लोग भी कमेंट्स करते हैं तो उनसे मैं एक सवाल पूछा करूँगा या 1 या 2 सवाल, और जो लोग भी उसका करेक्ट आंसर दिया करेंगे मैं उसका नाम कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दिया करूँगा। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये पूछते हैं, भैया आपने बताया नहीं आप कहाँ से हैं। भैया मैं उत्तराखंड से हूँ, IPL की वजह से मैच में बिजी हैं लोग, हो सकता है भाई IPL का इम्पैक्ट हो। तो ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे और कल से मैं ऐसा करूँगा कि आप लोगों के जो भी कमेंट्स होंगे ये मैं नहीं पढ़ूंगा बल्कि मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा और जो लोग भी उस सवाल का सही जवाब दे पाएंगे, जो रिप्लाई करेंगे, उनके कमेंट्स मैं अपने वीडियो में ज़रूर से ज़रूर पढ़ा करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।